नमस्कार। चौखंबा टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गुडानंद जखमोला। केदारनाथ और हिमालय की ऊंची चोटियों में जहां बर्फ का इंतजार है, लेकिन निचले इलाकों में सर्द हवाएं चलने लगी हैं। देहरादून में भी इसकी ठंडक महसूस की जा रही है, लेकिन आज अचानक ही राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है और ये ठंड काफूर हो गई है। त्रिजुगी नारायण में भाजपा की केदारनाथ उपचुनाव से जो उम्मीदवार थी आशा नौटियाल, उन वो वहाँ रोई थी। अ, उनके जो वो आंसू थे वो आज खुशी में बदल गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीत लिया है। उपचुनाव जीत के साथ साथ उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की साख को बरकरार रखा है और मोदी फैक्टर को भी बरकरार रखा है कि आज भी पहाड़ के सुदूर क्षेत्रों में मोदी फैक्टर काम कर रहा है। और इसका श्रेय मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री धामी को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो लगातार वहां बने रहे हैं। अब चाहे परिणाम कुछ भी रहे हों, अब कांग्रेस और विपक्षी दल कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हों, लेकिन सच यही है कि बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी थी और उन्हें सफलता मिल गई। वहीं कांग्रेस ने भी पहली बार लगा कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो रही है और मजबूती से चुनाव लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो वहाँ हरीश रावत आए, यशपाल आर्य आए, करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष आए, गणेश गोदियाल ने तो अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी और जितने वोट मुझे लगता है मिले हैं तो वो गणेश गोदियाल के। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मनोज रावत कहीं ना कहीं कमजोर कैंडिडेट साबित हुए हैं जो चुनाव परिणाम है। क्योंकि अगर ये देखा जाए तो पहले मैं चुनाव परिणामों की बात कर लेता हूं कि किसको कितने वोट मिले हैं। भाजपा उम्मीदवार आशा नौटियाल को 23,814 वोट मिले हैं और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज रावत को 5622 वोटों से पराजित कर दिया है। मनोज रावत को 18,192 वोट मिले हैं। सबसे चौंकाने वाला जो चुनाव परिणाम रहा है वो रहा है त्रिभुवन चौहान का। पत्रकार त्रिभुवन चौहान ने अपनी मजबूत धमक दिखाई है और कहीं ना कहीं बॉबी पवार के वहां पहुंचने का लाभ और त्रिभुवन चौहान के जमीनी धरातल रूप से जुड़े होने और जन मुद्दों को उठाने का लाभ मिला है। तो ये पत्रकारों के लिए एक नई राह भी राजनीति में खुली है कि केवल मनोज रावत नहीं, त्रिभुवन चौहान भी वहाँ एक अच्छे कैंडिडेट साबित हुए हैं। एक अच्छे पत्रकार तो हैं ही, साथ साथ में एक अच्छे कैंडिडेट भी साबित हुए हैं। उनको 9,311 वोट मिले हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा नहीं है कि त्रिभुवन चौहान ने केवल कांग्रेस को डेंट मारा है। मेरा तो ये मानना है कि त्रिभुवन चौहान ने कांग्रेस के साथ साथ भाजपा को भी डेंट मारा है। डॉक्टर आशुतोष जो थे यूकेडी के उम्मीदवार, उनको 1,314 वोट मिले हैं। आरपी सिंह को 493, प्रदीप रोशन रूडिया को 483 वोट मिले हैं और नोटा को 834 वोट मिले हैं। अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो भाजपा को इस चुनाव में 43.74% वोट मिले हैं, कांग्रेस को 33.42% मिले हैं, त्रिभुवन चौहान को 17.1% मिले हैं। वहीं यूकेडी को 2.41% वोट से ही संतोष करना पड़ा है। आशा नौटियाल को इस जीत से निश्चित रूप से उनको खुशी मिली होगी। त्रिजुगी नारायण में जो उन्होंने जनता के सामने जैसे भी आंसू बहे थे, वो चाहे खीज भरे आंसू थे या क्षोभ भरे थे या दुख भरे थे, वो आंसू अब खुशी में बदल गए हैं। आशा नौटियाल तीसरी बार केदारनाथ से विधायक चुनी गई हैं और उन्होंने ये साबित किया है कि जो ऐश्वर्या रावत को या कुलदीप रावत जो
जो मजबूत दावेदार माने जा रहे थे बीजेपी टिकट से, तो उनके मुकाबले जीत हासिल करके जो सीएम धामी के विश्वास पर आशा नौटियाल भी खरी उतरी हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सीएम धामी ने वहाँ डेरा डाला हुआ था, सीएम मतलब उत्तराखंड कैबिनेट ने वहाँ डेरा डाला हुआ था, और पूरे वो उस चुनाव की मॉनिटरिंग खुद सीएम धामी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर यह है कि भाजपा के पक्ष में एक अच्छा जन समर्थन आया है। हालांकि सीट भी बीजेपी की थी। कांग्रेस ये कह सकती है कि उपचुनाव था, उपचुनाव में सत्ताधारी दल जीतते ही हैं, और बीजेपी की सीट थी तो कांग्रेस ने कुछ नहीं खोया। इतना जरूर है कि गणेश गोदियाल ने जो मेहनत की है तो उसका नतीजा ये रहा है कि लोकसभा चुनाव में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस लगभग 10,000 वोटों से पिछड़ रही थी, वो वोटिंग मार्जिन घट के 5,622 तक सिमट गया है। ये कांग्रेस कह सकती है, और कांग्रेस का वोट बैंक निश्चित तौर पर वहां बढ़ा है। एक जो ये भी कहा जा रहा था कि भीतरघात हो सकता है। भीतरघात का बहुत बड़ा डर था। ऐश्वर्या रावत जो पूर्व विधायक, दिवंगत विधायक सैला रानी की पुत्री रही हैं और टिकट की मजबूत दावेदार मानी जा रही थी, वो कई दिनों तक अपने घर में थी, लेकिन फिर बाद में उनको मुख्यमंत्री और भाजपा ने मना लिया, और इसके बाद वो लोग वहाँ आए हैं, उसमें चुनाव मैदान में आए। कुलदीप रावत को भी भाजपा ने शुरू से रखा। कुलदीप रावत ने एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 2 बार 2017 में भी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वो निर्दलीय थे। फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए और वो फैक्टर रहा। तो कुल मिलाकर ये है कि जो इस पूरे चुनाव में जो केदारनाथ का हम अगर मोटा आकलन करें तो इसमें हमें ये हासिल हुआ है कि त्रिभुवन चौहान ने एक अच्छी धमक बनाई है, और बॉबी पवार और जो तीसरा विकल्प है, तीसरे विकल्प के द्वार उत्तराखंड में खुल रहे हैं। बॉबी पवार ने अच्छा किया है, और अब त्रिभुवन ने बहुत अच्छा वहाँ परफॉर्म किया है। और मुझे लगता है कि यदि मोहित डिमरी और मूल निवास के कुछ और नेता वहाँ त्रिभुवन का चुनाव प्रचार करते हैं तो तस्वीर शायद कुछ और भी हो सकती थी, क्योंकि त्रिभुवन आशा नौटियाल भले ही पहले से 13 राउंड की जो मतगणना हुई तो उनमें लगातार वो रहे हैं, लेकिन मतलब आगे रही हैं, लेकिन त्रिभुवन कई राउंड में दूसरे नंबर पे आते रहे और आखिर में तीसरे नंबर पे रहे। ये जो अब हम ये और देखना चाहते हैं, ये और बताना चाहते हैं कि कांग्रेस में हरीश रावत जी का जादू नहीं चल रहा है। वो भी चुनाव प्रचार में गए हैं मनोज रावत के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खास प्रभाव डाला होगा उन्होंने। और जो कांग्रेस का एक और फैक्टर था जो इस चुनाव का अगर हम आंकलन करें तो इसमें जो कांग्रेस केदारनाथ में सोना के पीतल होने का मामला था, केदारनाथ आपदा की बात थी, विकास की बात थी, रोजगार के मुद्दे थे, जो पलायन का मुद्दा था, और जो विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा था, वो सारे गौण हो गए। और केदारनाथ की जनता ने इन सब कांग्रेस के दावों को, केदारनाथ धाम को दिल्ली ले जाने का सब उस चक्रव्यूह को बिल्कुल भेदते हुए और बीजेपी के समर्थन में मतदान किया, और आशा नौटियाल को विजयी बनाकर सीएम धामी को संजीवनी दे दी है। तो इससे निश्चित रूप से भाजपा का मनोबल बढ़ेगा, भाजपाइयों का मनोबल बढ़ेगा, और एक जनता के बीच ये संदेश गया है कि जो भूख थी बीजेपी की चुनाव जीतने की, मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव हारने के बाद, वो भूख अभी जारी है और बीजेपी चुनाव जीत गई है। तो ये हम इस चुनाव को ये देख सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी सीट रिटेन कर ली है। कांग्रेस जो ये
मजबूती से केदारनाथ और आपदा और दूसरे मुद्दों को, भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दों को लेकर घेरने का कोशिश कर रही थी, वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाई है। और तीसरी बात यह है कि एक विकल्प खुला है तीसरे मोर्चे के लिए कि युवा बॉबी पवार, मोहित डिमरी, त्रिभुवन चौहान यदि एक पॉलिटिकल रूप से सॉलिडरिटी तरीके से एकजुट होते हैं तो 2027 के चुनाव में तीसरा फ्रंट खुल सकता है और लोग स्वीकार कर रहे हैं। लोग, ऐसा नहीं है कि जनता केवल बीजेपी और कांग्रेस को ही वोट दे रही है, जो जमीन पे काम कर रहा है, ये मैसेज गया है बॉबी और त्रिभुवन को, जो जन समर्थन मिला है। यानी आप जनता के बीच धरातल पे जाइए तो लोग आपको स्वीकार करेंगे, जनता आपको स्वीकार करेंगे। या तो ये पॉजिटिव चीज़ है। तो अब इतना ही कि संजीवनी मिल गई है सीएम धामी को, और उम्मीद है कि केदारनाथ में और पूरे प्रदेश में जो विकास कार्य है तेज होंगे, और 2025 में जो धामी जी ने कहा है कि इसको अग्रणी राज्य बनाएंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।